नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में यूपी की गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर समेत 8 सीटों पर वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को 88 सीटों पर होगा मतदान। पहले चरण के लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। पहले चरण के लिए बिहार के 4 सीटों को छोड़कर बाकी 98 सीटों पर नामांकन का कल आखिरी दिन था। कांग्रेस की 8वीं लिस्ट जारी की गई है। ये उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट है। इस बार 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। गाजियाबाद से डॉली शर्मा, महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी, सीतापुर से नकुल दुबे को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 3 सह प्रभारी किए नियुक्त। दिल्ली, हरियाणा और बिहार के नेताओं को दी गई यूपी में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। ईडी ने उन्हें दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईडी द्वारा जब्त किया गया पैसा गरीबों को मिले वापस, इसको सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है काम। आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता हुए भाजपा में शामिल। सांसद सुशील रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल ने ली भाजपा की सदस्यता। आपत्तिजनक बयान और पोस्ट के 2 मामलों में निर्वाचन आयोग ने की कार्रवाई। ईडी ने दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत को जारी किया नोटिस। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। अपनी 7वीं लिस्ट में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से 4 और तमिलनाडु की 1 सीट के उम्मीदवार का ऐलान किया है। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार फाइनल कर लिया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर बिजनौर की पूर्व विधायक रुचि वीरा को अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया। बिजनौर और नगीना लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन। बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह और नगीना से सुरेंद्र सिंह ने आज दाखिल किया अपना नामांकन। रामपुर में नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी में आधिकारिक प्रत्याशी को लेकर संशय बरकरार। मौलाना नदवी और आसीम राजा ने रामपुर से किया नामांकन पत्र दाखिल। दोनों ने बताया अपने को सपा उम्मीदवार। इंडो नेपाल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के संदर्भ में कल लखनऊ में एम्बेसी ऑफ नेपाल, नई दिल्ली ने एक कार्यक्रम का किया आयोजन। भारत और नेपाल के बीच किए गए कई एग्रीमेंट से संबंध हुए मजबूत। ज्ञानपुर भदोही के पूर्व विधायक व माफिया विजय मिश्रा के अवैध साम्राज्य के खिलाफ जिलाधिकारी भदोही के आदेश पर बुधवार को भदोही पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अल्लापुर स्थित 35 करोड़ 5 लाख कीमत की अवैध संपत्ति की गई कुर्क। महोबा में देर रात 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर से ट्रकों में आग लग गई। इस हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवरों को जिंदा जलकर मौत हो गई। एक ट्रक चालक उन्नाव का है, दूसरा कानपुर का है। कानपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। मीडिया से बात करते हुए रमेश अवस्थी ने कहा कि प्रधानमंत्री के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को आगे बढ़ाते हुए कानपुर को विकसित करना है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन। कहा, सैकड़ों वर्षों के बाद एक ऐतिहासिक मांग पूरी हुई है। अयोध्या राम की जन्मस्थली और उनकी जन्मस्थली पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। पीलीभीत में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि वरुण गांधी हमारे नेता हैं और वो भाजपा के साथ हैं। भाजपा अपना लेखा जोखा लेकर जनता के बीच जाएगी और सरकार बनाएगी। लखनऊ शहर में 28 नो पार्किंग स्थल किए गए चिन्हित। ट्रैफिक विभाग ने खींचा खाका। पूर्व में घोषित 17 नो पार्किंग स्थलों पर बनाया जाएगा बेहतर। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल
3 पर फ्लाइट का संचालन 31 मार्च से शुरू होगा। आकाशा एयर की सभी फ्लाइट 31 मार्च से T3 से चलेंगी। आकाशा एयर टर्मिनल 3 पर स्थानांतरित करने वाली पहली एयरलाइन होगी। और अब समाचारों का रुख विस्तार से कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार आज से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा मणिपुर की सीट शामिल है। दूसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चलेगी और 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 8 अप्रैल तक नामांकन वापस किए जा सकेंगे। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बिहार की 4 सीटों को छोड़कर बाकी 98 सीटों पर नामांकन का कल आखिरी दिन था। और लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच पहले चरण के लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। पहले चरण के लिए बिहार के 4 सीटों को छोड़कर बाकी 98 सीटों पर नामांकन का कल आखिरी दिन था। इस वजह से बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान रैलियां और रोड शो भी देखने को मिले। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस, बीजेपी समेत विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में नामांकन किए। इस दौरान भव्य रोड शो और रैलियों के जरिए उम्मीदवारों का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। पश्चिम त्रिपुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बिप्लव कुमार देव ने भव्य रोड शो के बाद नामांकन किया। केंद्रीय मंत्री और अलवर से बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र यादव, जयपुर से बीजेपी उम्मीदवार मंजू शर्मा, बीकानेर से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने भी नामांकन पत्र भरा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद और नैनीताल उधम सिंह नगर से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट ने भी नामांकन किया। तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई ने कोयम्बटूर और रानीपेट से पीएम के उम्मीदवार एडवोकेट के बालू ने नामांकन किया। हम निश्चित रूप से 400 से ज्यादा सीटें एनडीए विजयी होगी, ये मेरा विश्वास है। और पूरे देश का माहौल है कि देश का भविष्य बदलने के लिए गांव, गरीब, मजदूर, किसान का अगर कोई कल्याण कर सकते हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। ये विश्वास लोगों में जगा है। ये पूरा जो प्यार बरस रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर बरस रहा है। लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के लिए ही ये जनता का इतना उत्साह और प्रेम आपको नजर आ रहा है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किए। जयपुर शहर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। हरिद्वार से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत ने नामांकन पत्र दाखिल किया। तमिलनाडु की करूर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतमणि ने नामांकन किया। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने सेंट्रल चेन्नई सीट से और कोयम्बटूर से डीएमके उम्मीदवार जीपी राजकुमार ने नामांकन किया। जनता का आशीर्वाद रहा तो जिन लोगों ने आज ये कह दिया कि बीजेपी तो जयपुर से जीत गई, जीत सुनिश्चित है, उनको वोट नहीं चाहिए। लेकिन मैं गहलोत साहब और रणदावा साहब की उपस्थिति में हाथ जोड़ के जयपुर के लोगों से हाथ गर्दन झुकाकर वोट मांग रहा हूं। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण की 98 सीटों पर नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो गया, लेकिन पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर होली के चलते नामांकन करने की अंतिम तारीख 28 मार्च रखी गई है। इस बीच 28 मार्च से दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक के अंतिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर फौरन आदेश से मना कर दिया। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड को अदालत में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने ईडी को जवाब देने को कहा है। 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है। 28 मार्च को केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से पेश होंगे। ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, वहीं सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल के रिमांड की मांग कर सकती है। इस बीच सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला है। इसके साथ ही आज हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल के सीएम पद पर बने रहने पर भी सुनवाई करेगा। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामला चला तो केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने बहस की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। देर शाम अदालत ने केजरीवाल की तुरंत रिहाई की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि वो इस तथ्य के प्रति सचेत है कि याचिकाकर्ता तत्काल रिहाई का हकदार है या नहीं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय को मुख्य याचिका में उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लेना होगा। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है और बहुत स्पष्ट तौर से आप देखेंगे कि पैरा 15 में हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है, इस अरेस्ट की लीगैलिटी को। क्या ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी के वक्त पर सवाल खड़े किए। सिंघवी ने कहा कि इस टाइम गिरफ्तारी इसलिए की गई है कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए वक्त न मिले। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के बीच केजरीवाल को समन जारी किए गए, लेकिन एक बार भी उनका बयान दर्ज नहीं किया गया। बिना बयान दर्ज किए उनकी गिरफ्तारी की गई। सिंघवी ने कहा कि इस मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 2-3 हफ्ते का वक्त दिए जाने की मांग गलत है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनकर फैसला देना है। इस केस में ईडी को जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाना चाहिए। सिंघवी ने सरकारी गवाह बने लोगों के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा, मुझे मुख्य मांग ही नहीं अंतरिम राहत की मांग पर भी जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मिलना चाहिए। अगर हमें जवाब दाखिल करने के लिए भी वक्त नहीं मिल रहा तो फिर मेरी दलीलों की भी जरूरत क्या है? केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। केजरीवाल फिलहाल पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। उधर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों के प्रदर्शन के बाद दिल्ली विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले आप विधायकों ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। मयूर विहार जिले में महिला मोर्चा और युवा मोर्चा पदाधिकारियों के समूह के साथ दिल्ली विधानसभा प्रवेश द्वार पर अचानक प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता, जिनमें से अधिकांश काले कपड़े पहने हुए थे, लगभग 25 कारों में विधानसभा प्रवेश द्वार पहुंचे और नारे लगाने लगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले। वीरेंद्र सचदेवा ने अधिवक्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत से कथित पत्रों के संबंध में एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई। शराब घोटाले के अभियुक्त अरविंद केजरीवाल के प्रेम पत्रों का जो फर्जीवाड़ा दिल्ली में चल रहा है, उसको लेकर हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि इस देश में संविधान का और कानून का शासन है। और जहाँ कानून का शासन है तो वहाँ कानून की कुछ परिभाषाएं हैं जिसको सबको मानना पड़ता है। तो जिस तरह के पत्र मीडिया में दिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मेरे आका ने, मेरे भगवान ने हमको ये पत्र लिखा है, तो हम उस पत्रों की जांच की हमने मांग की है, क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से अगर एक्यूज कोई है और वो हिरासत में है, तो अगर कोई पत्र भी वहां से आता है तो जिसकी कस्टडी में एक्यूज है, उस कस्टडी के जो भी अथॉरिटी है उसको अटैच करना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधते हुए उन्हें कट्टर बेईमान की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने गाड़ी, बंगला और करोड़ों रुपयों का गबन किया है। उस व्यक्ति को जो कहता था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उस व्यक्ति के लिए जो कहता था मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसने सबसे बड़ा बंगला और करोड़ों रुपए की दलाली उसमें खाई, 2 राज्यों की सिक्योरिटी पाई और गाड़ी आलीशान एक नहीं कई ली। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कट्टर बेईमान है।
इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि केजरीवाल 28 मार्च को शराब घोटाले से जुड़े पैसों का खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है कि कोर्ट परिसर के अंदर अगर कोई वकील विरोध प्रदर्शन करता है या कोर्ट के कामकाज को बाधित करता है तो उसे उसका सख्त नतीजा भुगतना होगा। कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी कोर्ट का रुख करने के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक वकील ने आम आदमी पार्टी की लीगल सेल की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में विरोध प्रदर्शन के आह्वान का मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस के सामने रखा था, जिसके बाद ये बयान आया है। पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी जतिन प्रसाद के नामांकन के बाद जय संतरी मंदिर परिसर पर आयोजित चुनावी जनसभा में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि वरुण गांधी हमारे नेता हैं और वो भाजपा के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी का उपयोग करेगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा अपना लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में है और इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी पीलीभीत लोकसभा से जतिन प्रसाद जी के नामांकन के उपरांत एक बड़ी जनसभा में पूरे क्षेत्र के सब लोग उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा एजेंडा है विकास का और हमारी सरकार ने जो जो काम किए उन कामों को लेकर अपना पूरा लेखा जोखा लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में कानपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी का जिले में पहुंचने पर स्वागत किया गया। बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी मंदिर होते हुए नवीन मार्केट स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए रमेश अवस्थी ने कहा कि प्रधानमंत्री के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को आगे बढ़ाते हुए कानपुर को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्व ने मुझे लोकसभा का टिकट देकर एक छोटे से कार्यकर्ता पर दांव लगाया है। रमेश अवस्थी ने कानपुर को अपनी कर्म क्षेत्र बताया। रमेश अवस्थी ने विपक्षियों को घेरते हुए कहा कि जनता समझ चुकी है कि जो गठबंधन बना है वो ठग बंधन है और विपक्ष जनता को ठग नहीं सकता। और लोकसभा का टिकट मुझे कानपुर पार्टी नेतृत्व दिया तो मैं पार्टी के नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पे दांव लगाया। लेकिन आज जब मैं कानपुर आया तो जो उत्साह हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखा, जो प्रेम उन्हें दिखा, मुझे दिखा, मैं निश्चित रूप से अभिभूत हो गया और वहाँ मैं भावुक हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसने इतना प्यार यहाँ के लोग देंगे। उसमें पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी थे और आम लोग भी थे। गोरखपुर के सांसद व फिल्म स्टार रवि किशन के लीड रोल में बनी फिल्म महादेव का गोरखपुर के प्रीमियर शो का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म से जुड़े सभी कलाकार उपस्थित रहे। ये फिल्म अमेरिका, मॉरिशस समेत पूरे पैन इंडिया के 150 से अधिक सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में 29 मार्च को एक साथ रिलीज होगी। ये पहला मौका है जब भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में कोई फिल्म इतने बड़े बजट के साथ देश और विदेश के सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में रिलीज हो रही है। इस फिल्म के ज्यादातर हिस्से गोरखपुर और आसपास जिलों में शूट हुए हैं। इस अवसर पर सांसद रवि किशन ने कहा कि इससे गोरखपुर जिले का नाम देश एवं विदेशों में गूंजेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में MY फैक्टर काम कर रहा है। M से मोदी और Y से योगी। MY फैक्टर से भाजपा 400 पार करेगी। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी चेन इन्होंने दी कि आज ये कई थिएटरों में पूरे भारत में लग रही है, विश्व में लग रही है, या अमेरिका में लग रही है, या मॉरिशस में लग रही है। मॉरिशस की सरकार इसको भोजपुरी फेस्टिवल के नाम पर इसको लगाना चाह रही है। समस्त मॉरिशस के अपने देशों में उनके 32 सिनेमा हॉल है। मॉरिशस एक टापू है जहां 5 लाख भोजपुरी बोलने वाले, भोजपुरी स्पीकिंग लोग हैं।
तो ये बहुत ही चूंकि वो शिव भक्त की जगह है, ऐतिहासिक इतना कि कहें कि 400 पार गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता। 400 पार कोई रोक नहीं सकता। 370 भाजपा पाएगी, 80 की 80 सीटें हम लोग उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। MY फैक्टर सब लोग बोल रहे हैं, यस MY फैक्टर है, मोदी और योगी का फैक्टर। सुन लो सब लोग, MY फैक्टर जो चल रहा है, बार बार हमके कहना, अरे यार MY फैक्टर का का करवा, MY फैक्टर का हुई, उन लोगों का हुई, लोग तो वोटवा ना दी, हाँ उन लोग वोट नहीं देगा। तो सुनो, MY फैक्टर बहुत बड़ा इस देश में चल रहा है, जो पता ही नहीं आप लोगों को। उबा मोदी और योगी। इंडो नेपाल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के संदर्भ में संभावनाओं को तलाशने के उद्देश्य को लेकर कल लखनऊ में एम्बेसी ऑफ नेपाल नई दिल्ली ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम को भारत में नेपाल के राजदूत, नेपाल इकोनॉमिक मंत्री, अध्यक्ष एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड और अन्य चेंबर्स, पर्यटन उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बैंकर्स और इन्वेस्टर्स प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच के आर्थिक संबंध का ऐतिहासिक इतिहास है और आपस में किए गए कई एग्रीमेंट से आपस के संबंध बहुत मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन व्यवसाय, अन्य ट्रेड व्यापार में आपस में दोनों देश को व्यापार करने की असीम संभावनाएं हैं। मोदी जी के जो मुक्तिनाथ का भ्रमण हुआ था, उसी से मुक्तिनाथ का भ्रमण ये डिमांड बढ़ गया है, जानकी मंदिर का डिमांड बढ़ गया है, इसीलिए ये ट्रेकिंग का भी डिमांड बहुत बढ़ गया है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, तो इसीलिए इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर यहाँ से अच्छा है कि पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, वीज़ा भी नहीं चाहिए नेपाल जाने के लिए, और आप गाड़ी में जा सकते हैं। सो इसीलिए ये टूरिज्म प्रमोशन का बहुत अच्छा काम हो रहा है नेपाल में, और इससे बढ़ोतरी भी हो रहा है। नेपाल में जो आगामी अप्रैल 27-28 में एक थर्ड इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है, और वो इन्वेस्टमेंट समिट में यहाँ के जितने भी इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, उनको इनवाइट करने के लिए, उनको आमंत्रण करने के लिए आइए नेपाल में लगानी कीजिए। बहुत बड़ा नाफा वहाँ मिलता है, वहाँ बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है, ये बताने के लिए भी हम लखनऊ में आए हैं। हाथरस में होली के बाद श्री गोविंद भगवान की परंपरागत रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। हाथरस में मेलों की शुरुआत रंगभरनी एकादशी से गोविंद भगवान के रथ यात्रा से ही शुरू हो जाती है। रथ यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। इस रथ यात्रा की शुरुआत 1912 में हुई थी। 1976 में रथ के पहिए खराब होने पर भक्तों द्वारा इस रथ में हवाई जहाज के पहिए लगवाए गए थे। वार्ष्णेय समाज के लोगों ने बताया कि इस बार 113वीं रथ यात्रा है। रथ को लोगों द्वारा ही खींचा जाता है। रथ यात्रा श्री गोविंद भगवान के मंदिर से शुरू हुई और नगर के विभिन्न भागों में घूमी। इस दौरान लोगों ने रथ में विराजमान श्री गोविंद भगवान की पूजा अर्चना की। श्री गोविंद भगवान 113वां मेला यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जो कि वार्ष्णेय समाज द्वारा संचालित है। इस मेले की खासियत है कि ये मेला होली के बाद सभी त्योहारों को या सभी समाजों के मेलों को प्रारंभ करता है। साथ ही साथ यह भव्य मेला जो रथ है ठाकुर जी का, जो शहर में भ्रमण करते हैं, उस रथ में हवाई जहाज के पहिए लगे हुए हैं। पहले कुछ रोड खराब होते थे तो रोडों में पहिए फंस जाते थे, लेकिन समाज के संभ्रांत लोगों ने इस पर विचार किया, उसमें हवाई जहाज के पहिए लगवाए, जिससे कि रथ कहीं पे भी अटके नहीं। और ये गोविंद भगवान जी पूरे शहर में भ्रमण करते हुए अपने गोविंद बाग में पहुँचते हैं और वहाँ से पुनः गोविंद बाग में आराम करने के बाद प्रेम मंदिर में आते हैं। ये 113वां मेला निकल रहा है और हमारे पूर्वजों ने इसको शुरू किया था। 1 शताब्दी से ज़्यादा इसको समय हो गया। ये वार्ष्णेय समाज द्वारा संचालित मेला है और श्री भगवान गोविंद भगवान की रथ यात्रा इसके अंदर निकलती है। मैं तो सन 82 से इस मेले के साथ जुड़ा हूँ और इसकी भव्यता का मैं आपको क्या जवाब दूँ कि हमारे समाज का, वार्ष्णेय समाज का ये जो मेला जब निकलता है, इसी से सारे मेलों की शुरुआत होती है।
महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र में कानपुर सागर हाईवे पर देर रात दो ट्रकों के बीच भीषण टक्कर से ट्रकों में आग लग गई। इस हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवरों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे के बाद कानपुर सागर हाईवे पे जाम लग गया। घटना की सूचना मिलते ही थाने की पुलिस, एएसपी, एसडीएम सहित यातायात और फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंच गए, जहां फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों से ट्रकों की आग को बुझाया गया। पुलिस द्वारा क्रेन की मदद से जलकर खाक हुए ट्रकों को हाईवे से हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक सत्यम ने बताया कि मृतकों की पहचान विपिन मौर्य निवासी ग्राम भैसौरा, थाना सहरा मऊ, जिला उन्नाव व दूसरा ट्रक चालक राजकुमार पाल के रूप में की गई है, जो कानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि कानपुर सागर हाईवे पर जनपद महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर 2 ट्रक आमने सामने जो है लड़ गए हैं, जिसमें आपस में आग लग गई। इस सूचना पर पुलिस विभाग के सभी अधिकारी, फायर सर्विस के अधिकारी, ट्रैफिक के अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। तत्काल फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर आकर के उन दोनों ट्रकों में लगी हुई आग को बुझाया गया एवं क्रेन के माध्यम से दोनों ट्रकों को साइड में ले जाया गया। दोनों ट्रकों में एक व्यक्ति जो है मृत अवस्था में निकाले गए, जिनको मोर्चरी भिजवा दिया गया है। और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान थावरचंद गहलोत ने कहा कि सैकड़ों वर्षों के बाद ऐतिहासिक मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि अभी तक अयोध्या के विकास को टीवी पर देखा था, आज खुद अयोध्या का विकास देख रहा हूं। अयोध्या में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। अयोध्या विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश और दुनिया के लोग अयोध्या और भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। गहलोत ने कहा कि अयोध्या का महत्व विश्वव्यापी स्तर पर बढ़ा है और इसकी आवश्यकता भी थी। एक ऐतिहासिक मांग पूरी हुई है। अयोध्या राम की जन्मस्थली है और उनकी जन्मस्थली पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और रामलला की मूर्ति स्थापित हुई है। मैं भारतवासी हूँ, धर्म और संस्कृति के प्रति अगाध आस्था है और इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं रामलला के दर्शन करूं और उसी निमित्त आया हूं। अयोध्या विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है और देश और दुनिया के लोग अयोध्या को और भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और समाचारों में अब बात कर लेते हैं आईपीएल की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। राजस्थान ने इस सीजन में अपना पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला था, जहां टीम ने जीत दर्ज की थी। वहीं दिल्ली की बात करें तो टीम को पंजाब किंग्स के खिलाफ हार मिली थी। राजस्थान रॉयल्स के ज्यादातर बल्लेबाज अच्छी लय में हैं। हालांकि टीम को अपने स्टार खिलाड़ी जोस बटलर के फॉर्म में लौटने का इंतजार रहेगा। और सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में 31 रनों से हराकर आईपीएल के इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरी क्लासेस के आतिशी अर्धशतक के दम पर आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। हैदराबाद ने अपने होम ग्राउंड पर 3 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए और मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 278 रनों का लक्ष्य दिया। उसके जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 246 रन ही बना सकी। मुंबई की ओर से सबसे ज्यादा 64 रन तिलक वर्मा ने बनाए। बाराबंकी जिले की वन विभाग टीम द्वारा गंगे डॉल्फिन को शारदा सहायक नहर से रेस्क्यू कर सुरक्षित सरयू नदी में डालने का सराहनीय कार्य किया गया। सरयू नदी के तेज बहाव में बहकर गंगे डॉल्फिन फतेहपुर रेंज के दरियाबाद ब्रांच स्थित शारदा सहायक नहर में आ गई थी। नहर में पानी कम होने की वजह से डॉल्फिन को जान का खतरा देख वन विभाग ने टीमों ने बड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया और घंटों कड़ी मशक्कत के बाद डॉल्फिन का सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित प्रकृति वास रामनगर स्थित सरयू नदी में छोड़ा गया। बाराबंकी जिले में स्थित सरयू नदी में सैकड़ों की संख्या में गंगे डॉल्फिन मौजूद हैं। इनको संरक्षित रखने के लिए वन विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। डीएफओ आकाशदीप बाधवान ने बताया कि रेस्क्यू की गई नर डॉल्फिन का वजन करीब 80 किलो और लंबाई करीब 6 फुट और उम्र करीब 9 साल है।
और समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। 10 बजे के समाचारों में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।